हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर ह्यूमन एज ए रिसोर्स, यानी कि संसाधन के रूप में लोग। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो उत्पादन के घटक हैं वो उत्पादन के घटक मैंने 4 बताए थे आपको। पहला जो था आपका जो प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, जो घटक है, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल, और चौथा है आपका ह्यूमन कैपिटल। देखो, फिजिकल कैपिटल के भी 2 वर्ग बताए थे मैंने आपको। एक होती है आपका स्थायी पूंजी और एक होती है आपकी जो मूविंग कैपिटल होती है, यानी कि भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार की होती है, वो बता दिया था मैंने आपको। तो यहां देखो, जो आपके उत्पादन के घटक हैं वो 4 हैं, जिनसे अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उनमें योगदान है उसका, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। देखो, इनमें सबसे ज्यादा आज जो फोकस किया जाता है वो ह्यूमन एज ए रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में लो। ये जो है इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता है। देखो, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल ये अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकती, अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकती, बल्कि इन तीनों को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, मतलब इनका कॉम्बिनेशन करके जो जिसके पास अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, अपना एक स्किल होता है, अपना एक हुनर होता है, उस बेस के ऊपर ये अपने उत्पादन को इंक्रीज करता है, अपने उत्पादन को बढ़ाता है और देश की इकोनॉमी में योगदान देता है। तो जो ह्यूमन कैपिटल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस ह्यूमन कैपिटल को किस प्रकार हम एक एसेट्स के रूप में, एक संपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान कर सके। तो ह्यूमन कैपिटल को हम समझेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक होती है हमारी लायबिलिटी, और दूसरा है अपना एसेट्स। यानी कि लायबिलिटी यानी कि हमारा उत्तरदायित्व, और दूसरा है हमारी संपत्ति। यानी लायबिलिटी और एसेट्स यानी कि हमारी संपत्ति। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन एज ए रिसोर्स यानी संसाधन के रूप में लो, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसके पास जो अपनी एक अलग आइडियोलॉजी वो जनरेट कर सकता है, उसके पास अपनी एक स्किल है, अपना एक हुनर है, जिससे कि वो उन तीनों को कंबाइन करके और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, उत्पादन को बढ़ा देता है। जैसे देखो, आपने पहले पढ़ा होगा कि अपने आजादी के कुछ समय बाद तक अपने देश के अंदर जो अपना एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो ट्रेडिशनल था, वो परंपरागत था। यानी कि उस समय लोग सरवाइव करते थे कि भाई अपने पास खाने का अनाज हो बस। लेकिन जो ही हरित क्रांति हुई, यानी कि उस मानव ने, उस ह्यूमन कैपिटल ने अपनी जो एक अलग आइडियोलॉजी जनरेट की, अलग स्किल लेकर के आया, वो साथ के साथ उसने देखो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया, हाइब्रिड सीड्स लेकर के आए, कीटनाशक दवाइयां लेकर के आए। जब उसने इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया, कैनाल सिस्टम विकसित किया, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इस प्रकार को उसने नए नए ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले बीजों का उत्पादन किया और कीटनाशक दवाइयां लेकर के आए। तो आपने देखो अपने देश के अंदर मल्टी क्रॉप सिस्टम पैदा हुआ। मल्टी क्रॉप सिस्टम में क्या है, बहुविध शिक्षा, बहुविध कृषि प्रणाली अपने देश के अंदर विकसित हुई। और अब हम जो अपने पास सरप्लस जो अपनी क्रॉप्स है उसको मार्केट में हम बेच करके और नगद मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में क्या था, मान लो एक परिवार है,
वो परिवार खेती करता है और उसको साल में 100 केजी अनाज की जरूरत होती है, तो वो उसी के लिए लड़ाई लड़ता था कि भाई मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, तो वो उसकी के लिए ही उस ट्रेडिशनल मेथड से उनको यूज करके और वो सरवाइव कर सकता था कि भी इतना अनाज साल में हो जाए मेरे पास। लेकिन आज जब उस अलग आइडियोलॉजी एक अपनी जनरेट की गई, अलग स्किल लेकर के आए और उस प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया, तो आज हमारे पास जो सरप्लस अनाज हुआ उसको हम मार्केट में बेच करके और नगद मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजुकेशन या दूसरे उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, उस अपने जो नेशनल जो इनकम है, उस नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई, अपनी जीडीपी में भी बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार एक नया आइडियोलॉजी जो जनरेट हुई है, तो उससे क्या हुआ, हम लैंड को, लेबर को और जो फिजिकल कैपिटल है जो अपने आप में उत्पादन नहीं कर सकती, उस नई आइडियोलॉजी जो जनरेट हुई, नया स्किल आया, नई मशीनें आई, तो उससे क्या हुआ, उस उत्पादन को बढ़ावा मिला है। अब इसको हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक है अपना जो लायबिलिटी है और दूसरा है अपना एसेट्स। लायबिलिटी मतलब अपना उत्तरदायित्व और एसेट्स का मतलब होता है अपनी संपत्ति। जैसे आप अपने माँ बाप जो है उनका उत्तरदायित्व है कि वो आपको अच्छी एजुकेशन दे, आपको कपड़ा लेके दे या आपको अच्छा खाना दे, तो ये उनकी उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेवारी है, उनका उत्तरदायित्व है, यानी कि वो क्या है, वो लायबिलिटी है उसकी। लेकिन वो जो आपको खाना दे रहा है, आपको अच्छे कपड़े दे रहा है, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो उसकी जो आय है, आय मतलब जिससे उससे आमदनी प्राप्त हो रही है, वो उसकी एसेट्स है, वो उसकी संपत्ति है। मान लो वो खेती करता है या वो अपनी दुकान वगैरह उसको किराए पर देता है, जिससे उसको आमदनी आती है, वो उसका एसेट्स है। तो यहां हम देखेंगे कि जो अपनी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारी लायबिलिटी है, लेकिन इस पॉपुलेशन को एसेट्स में हम कैसे कन्वर्ट करें कि ये हमारे लिए क्या बन जाए, एक संपत्ति बन जाए, एक एसेट्स बन जाए। क्योंकि यदि वो पॉपुलेशन ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, वो स्वस्थ होगी, हम उसको मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। देखो, एक बीमार आदमी जो है वो उत्पादन को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है, या फिर सरकार के ऊपर वो बोझ बन जाता है, उसके लिए ज्यादा उसको मेडिकल फैसिलिटीज या उसके ऊपर ज्यादा सरकार को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, उसका एनर्जी नष्ट होगी। तो यदि वो आदमी स्वस्थ होगा तो वो प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपना योगदान कर सकता है। यदि वो पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, तो वो क्या है, वो अपने उस नई आइडियोलॉजी जो जनरेट करेगा, उससे क्या है, वो पॉपुलेशन हमारी क्या बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी। यदि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो ज्यादा स्वस्थ है और वो वेल एजुकेटेड है, तो वो क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन हमारी एसेट्स बन जाएगी। यदि इलिटरेट पर्सन हो, अनपढ़ आदमी हो, वो नया आइडियोलॉजी जनरेट नहीं कर सकते, तो वही पॉपुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक बोझ बन जाएगी। सरकार जो उसके वो बोझ बन जाएगी। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी लायबिलिटी है, उसको हम कन्वर्ट कर सके कि वो एक अच्छी एसेट्स बने, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए है एजुकेशन, दूसरा है स्किल और तीसरा है मेडिकल, यानी कि उसका स्वास्थ्य। देखो, आपने पढ़ा होगा ना कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अपनी ज्यादा जो एनर्जी है उसके दम पर वो अच्छा वर्क कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है और देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो पॉपुलेशन यदि बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो वो इकोनॉमी जो अपने देश की जो जीडीपी है या इकोनॉमी है उसके अंदर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, फिर सरकार ही उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखेगी। इसी प्रकार
स्किल, यानी कि जैसे आप फर्स्ट क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक या उससे ऊपर की क्लासेज में जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या एक क्षेत्र के अंदर आपने वो निपुणता जो है वो हासिल की। यानी कि जैसे आप एमबीबीएस करते हैं, या जैसे आप इंजीनियर है, या डॉक्टर, प्रोफेसर, या दूसरे आपने कोई किसी विशेष क्षेत्र में आपने महारत हासिल की है, या आपने टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर या और दूसरे क्षेत्र के अंदर आपने एजुकेशन प्राप्त की है पूरी, और उसके बाद आपने एक स्किल जो है, एक निपुणता जो है, कुशल, एक विशेषज्ञता उसके अंदर हासिल की है, तो वो है आपका स्किल और एजुकेशन। यानी कि ये तीनों यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो पॉपुलेशन हमारी एसेट्स बन जाती है, हमारी संपत्ति बन जाती है, और वो देश के लिए ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान करते हैं। इसका एक एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, और वो एग्जाम्पल दिया है आपका जापान। जो जापान जो है, ये जापान एक आइलैंड कंट्री है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके पास जो अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है। इसको मतलब क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं वो दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और आपको पता है ये जो जापान कंट्री है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने देखा हो जैसे अर्थक्वेक वगैरह है या जो फ्लड्स वगैरह है, तो ज़्यादा बाढ़ या भूकंप जोन क्षेत्र में आने की वजह से इसके नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको क्या है, इसको अपने जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो दूसरे अन्य कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जापान जो है इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, तो वो फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर इसने फोकस किया, और इसकी जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड है। तो वो क्या कर, देखो आज कम रिसोर्सेज होते हुए भी, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हुए भी, इतने भूकंप और बाढ़ वाला जो क्षेत्र होते हुए भी, लेकिन वहां के लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी में उस वेल स्केल्ड या वेल एजुकेटेड की वजह से अपनी इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज देखो जापान जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था में विश्व को जो है वो चुनौती दे रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन, स्किल और मेडिकल जो है यदि हम प्रोवाइड करवाएं तो उसी पॉपुलेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट्स के अंदर। तो अब देखे आपने जापान का भी आपने उदाहरण लिया है। अब हम देखो आपकी बुक्स के अंदर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि ए और बी, यानी कि दो लड़के हैं और ए और बी, यानी कि ये जो ए जो है इसको अच्छे एजुकेशन जो है इसको प्रोवाइड की गई, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इसने डिप्लोमा हासिल किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इसने डिप्लोमा हासिल करने के बाद इसको जॉब मिली, और जब इसको जॉब मिलेगी और इसके पास जब इनकम होगी, इसके पास जब आय होगी, तो ये अपने देश की जो जीडीपी है और जो नेशनल जो इनकम है उसमें इसका कंट्रीब्यूट है, उसमें इसका योगदान है। लेकिन बी जो है, इसके पिता की समय से पहले मृत्यु होने के कारण ये लड़का जो है स्कूल में नहीं जा पाया। परंपरागत इसका जो पेशा था, इसकी माँ जो है मछली पकड़ने का काम करती थी, तो ये जो है अपने माँ के परंपरागत व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सका, सेम एज है इनकी, अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सका ये, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। इसके पास अच्छा इनकम है, अच्छी इनकम है, तो इसके पास मेडिकल फैसिलिटीज भी इसके पास जाता है। इसके पास मेडिकल फैसिलिटीज ना के बराबर हैं, क्योंकि ये उस मेडिकल फैसिलिटीज, इसकी इनकम इतनी लो है कि उस मेडिकल फैसिलिटीज को ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये समय समय के ऊपर बीमार भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये मतलब कुपोषण का शिकार है। तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो देश के लिए एक बोझ बन जाती है। तो उस पॉपुलेशन को हम कन्वर्ट करें इसके अंदर एसेट्स के अंदर। दूसरा इसके अंदर टॉपिक है हमारा, वो है आर्थिक क्रियाएं। इन आर्थिक क्रियाओं में हम देखेंगे कि वे सभी कार्य जिनसे हमें प्रॉफिट होता हो, जिससे लाभ होता हो। जैसे देखो आपकी मम्मी जो है सुबह आपके लिए नाश्ता तैयार करती है, आपकी ड्रेस जो है वो प्रॉपर उसकी सफाई करती है, आपके जो घर की साफ सफाई वगैरह है वो करती है। क्या उससे प्रॉफिट होता है? क्या उससे कोई आमदनी होती है? उसको एक
संतोष मिलता है, अपने बेटे की जो है ना उसको परवरिश करती है, तो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संतोष मिलता है, लेकिन उससे कुछ से आमदनी नहीं प्राप्त होती। इससे क्या है कि वो आर्थिक क्रिया नहीं है। हाँ, यदि वही मदर जो है, उसकी माँ जो है, वो किसी दूसरे के घर पर जाकर के साफ सफाई का काम करती है, पोछा वगैरह करती है, या खाना बनाने का काम करके आती है, या उसके कपड़े धो करके आती है, अपने पड़ोसी जो भी है, तो उससे क्या है, उससे उसको आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, वो आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे हमें प्रॉफिट होता है, जिससे हमें लाभ मिलता है, तो वो होती है आर्थिक क्रियाएं। अब देखो, अब सरकार जो है वो इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट मतलब निवेश करती है, किसके ऊपर? एक तो एजुकेशन और दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज। इन्वेस्ट करती है। जैसे देखो, मान लो आप कोई भी अपना, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई खेती का कार्य करते हैं, आप नलकूप लगाते हैं अपने खेत में ताकि जो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करके और मैं ज़्यादा फसल पैदा करूं, या फिर जैसे आप कोई ट्रैक्टर वगैरह लेते हैं तो इस भविष्य में इस आस पर लेते हैं कि ये मेरे परिवार की आमदनी को बढ़ाएगा, या जैसे आप अपना पैसा, अपने संसाधन खर्च करते हैं कोई व्यवसाय के अंदर, या कंपनी का आप कोई शेयर खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो तत्काल आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो जो आपको प्रॉफिट देता है, आपको लाभ देता है, वो होता है इन्वेस्ट करना, निवेश करना। तो सरकार जो है वो इन्वेस्ट करती है एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया जाए एसेट्स के अंदर। तो ये होता है इन्वेस्ट करना। अब मान लो वेल एजुकेटेड है, वेल स्किल्ड पर्सन है और अच्छा उसके पास स्वास्थ्य है, और उसको जब जॉब मिलती है तो वो जॉब जो है उसमें अभी हमने निष्कर्ष किया था हमारी आर्थिक क्रियाएं, उसके लिए अपनी जो इकोनॉमी का जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है, उस अर्थव्यवस्था में जो जनरेट करते हैं वो है आपके 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यानी कि इसमें वो क्या है, वो अब कार्य करेगा। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है खेती करना, पशुपालन करना, दूध का, डेयरी का, माइनिंग वगैरह, खनन कार्य जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इनको प्राथमिक क्षेत्र में इसलिए कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि इनके निर्माण में जो आपके प्राकृतिक जो घटक होते हैं उनका योगदान होता है। जैसे आप खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो इनके प्राकृतिक जो घटक हैं उनका योगदान है। प्राकृतिक घटकों में जैसे वर्षा है, सर्दी है, गर्मी है, तापमान है, वर्षण है, भूमि का आकार है, ये प्राकृतिक जो घटक होते हैं उनके निर्माण में इनका योगदान होता है। माइनिंग का है, जैसे खनन कार्य करते हैं तो उन प्राकृतिक घटकों के कारण वो अपने रिसोर्सेज जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। तो या जैसे चारा वगैरह है, उससे जब हम भैंसों को खिलाते हैं तो वो दूध बनता है। तो इससे क्या है, दुग्ध का, डेयरी का, माइनिंग, खनन, ये सब जितने भी कार्य हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आ गया आपका विनिर्माण। विनिर्माण में क्या है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देना। मैन्युफैक्चरिंग वही व्यक्ति करेगा जो वेल एजुकेटेड है। यानी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का मतलब क्या है, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, और मनुष्य जो है उस प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके, मॉडिफाई करके आर्थिक दृष्टि से उनका मूल्य बढ़ा देता है, वो कहलाता है आपका विनिर्माण। जैसे कपास जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन मानव जो है उस कपास के धागे से जब कपड़े का निर्माण कर देता है, यानी कि उसने नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके और उसके आर्थिक मूल्य को बढ़ा दिया है, वो कहलाता है विनिर्माण। जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं आपके, वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं। तृतीय क्षेत्र में ये कोई उत्पादन नहीं करते,
ये किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते बल्कि सेवाएं देते हैं। इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करते, जैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे माल ढुलाई का कार्य है, बैंकिंग का है, एटीएम है, या जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का है, कम्युनिकेशंस का है, ये सारे के सारे जो है वो उस सेकंड और जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसको अपनी सेवा देता है, तो वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र। तो वो व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड व्यक्ति है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करता है, योगदान करता है, और देश की जो जीडीपी है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसको ये उसमें इंक्रीज करने में अपना बढ़ावा देता है। तो उसके बाद आपका टॉपिक जो है, मैंने आर्थिक क्रिया बता दिया, आपके जो इकोनॉमी के जो 3 क्षेत्र हैं उसके बारे में, और कैसे पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट्स के रूप में बन जाती है, तो सरकार इन्वेस्ट करती है मेडिकल के ऊपर, एजुकेशन और अच्छे स्किल जो है उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करती है। अब हम देखेंगे हमारा जो आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक संसाधन के रूप में जो लोग हैं, यानी कि जो अपने देश के अंदर अब जो मेडिकल फैसिलिटीज है, यानी कि भारत देखो संसार में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा देश आता है और पॉपुलेशन के आधार पर हमारा मतलब सेकंड नंबर पे है। तो जो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज है, यदि हम भारत के अंदर देखें, इतने बड़े देश के अंदर देखें, तो नियर अबाउट 350 मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के अंदर, जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से मतलब उनकी जो संख्या है वो नगण्य है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। और ये भी यदि हम देखें तो साउथ इंडिया के अंदर इसका ज्यादा जो है मतलब प्रभाव है। नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह हैं ये न के बराबर हैं। तो इतने बड़े देश में यानी कि सरकार को जो है और ज्यादा इंप्रूव करने की या उसके अंदर सुधार करने की अभी जरूरत है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक, आगे जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि बेरोजगारी। सबसे पहले तो आपने ये देखना चाहिए कि भाई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। देखो, बेरोजगार उस व्यक्ति को कहेंगे जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है, यानी सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम दर पर भी वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता है, तो उसको कहेंगे हम अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार। जैसे देखो, इसमें हम जो बेरोजगारी के प्रकार हैं वो भी पढ़ेंगे, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है और शिक्षित बेरोजगारी है। उसको भी एक एक करके हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी कि इस पॉपुलेशन में जो हमारा जो जनसंख्या जो है उस जनसंख्या को कैसे संगठित किया गया है। जैसे देखो, मान लो कोई 5 वर्ष का बच्चा है, क्या उसको आप बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मतलब उस 5 वर्ष नहीं कह। तो अपनी जो जनसंख्या है उसको कैसे मतलब इसके संगठित किया गया है, तो वो है 0 से 15 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कहा गया है 0 से 15 जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उस 0 से 15 आयु वर्ग के बच्चों को हम ये कह सकते हैं कि वो आश्रित पॉपुलेशन है, आश्रित जनसंख्या है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, दूसरे के अपने अभिभावक के ऊपर वो डिपेंड है। दूसरा वर्ग जो है हमारा जनसंख्या का वर्ग वो 15 से 59 वर्ग है, 59 आयु। ये क्या है? ये कार्यशील जनसंख्या है, यानी कि ये जो है अपने परिवार की जो इकोनॉमी है या देश की जो इकोनॉमी है उसमें अपना कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां देखो, ये जो 15 से 59 आयु वर्ग का जो व्यक्ति है ये कार्यशील जनसंख्या में आता है, कार्यशील जनसंख्या में आता है। जैसे देखो, अभी हमने चर्चा की थी कि जब सरकार इन्वेस्ट करती है एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, तो जो एक वेल एजुकेटेड जो पर्सन है उसमें सिर्फ उसी का भला नहीं होता
बल्कि वो समाज का भी भला करता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर सिर्फ उसमें खुद की उसकी भलाई नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी में भी अपना योगदान देता है। एक टीचर है, एक पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है, तो वो अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों, दूसरे जो लोग जनसंख्या है उसको भी वो टीच करता है, उसको पढ़ाता है, तो उससे उसका मतलब कंट्रीब्यूट जो है सोसाइटी में वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 0 से 15 आयु वर्ग का जो डिपेंडेंट है, 15 से 59 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो कार्यशील जनसंख्या है, और 59 से जो ऊपर है यानी 60 अबव, वो भी डिपेंडेंट जो है पॉपुलेशन में आता है, आश्रित जनसंख्या में आता है। जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो शरीर की जो अक्षमता होती है, शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो कमजोर पड़ने की वजह से, और वो इतना ज्यादा आर्थिक क्रियाओं में संलिप्त नहीं हो सकते। तो ये तो 0 से 15 और 60 से ऊपर ये डिपेंडेंट, और 15 से 59 आयु वर्ग का जो है वो आपकी कार्यशील पॉपुलेशन में आता है। इसके बाद हम देखो बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? देखो, आप सभी जो है कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज करते हैं। क्या आप सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो क्या है, एक विशेष मौसम में ही उसका उत्पादन होता है, एक विशेष मौसम में ही उसका उत्पादन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है, और बाकी के समय वो बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जैसे हमारी फसल बुआई के समय और उसके पकने का जो समय जो होता है, उस दौरान जो है हमें अतिरिक्त लोगों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो फसल पक करके तैयार हो जाती है तो उस समय हमें अतिरिक्त जो है मजदूरों की जरूरत होती है। तो क्या है, एक विशेष मौसम में ही उन लोगों को कार्य मिला, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। आप आइसक्रीम खाते हैं तो सर्दियों में नहीं खाते, आप उसको गर्मियों में उसको ज्यादा यूज करते हैं, तो उस विशेष मौसम में वो उसमें कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको कार्य नहीं मिल पाता है, वो होती है मौसमी बेरोजगारी। दूसरी है जो हिंदुस्तान उसका सामना कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी पाई जाती है, वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या आप उसको कह सकते हैं परछन बेरोजगारी। यानी कि हिंदुस्तान जो है इसी बेरोजगारी का अत्यधिक सामना कर रहा है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी क्षेत्र में है, परछन बेरोजगारी। इससे क्या अभिप्राय परछन बेरोजगारी से? जैसे मान लो एक किसान है, उस किसान के पास अपनी एक जमीन है स्वयं की, और उस फैमिली में, उस परिवार में 7 सदस्य हैं। अब ये जो उस किसान की जमीन है, मान लो 2 एकड़ है, 3 एकड़ है या 5 एकड़ है, और उस फैमिली में 7 सदस्य हैं। अब इस जमीन के ऊपर 3 व्यक्ति जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उस काम को कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, उस काम को सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये 4 आदमी हमें एक्स्ट्रा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्पादन पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 3 आदमी भी प्रॉपर सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये 4 आदमी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी। यदि इन 4 व्यक्तियों को यहां से हटा दिया जाए तो उस उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि इन 4 व्यक्तियों को एक्स्ट्रा किसी अन्य क्षेत्र में कोई वर्क दिया जाता है, कोई कार्य दिया जाता है, तो उससे उस परिवार की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। उस परिवार की जब आमदनी बढ़ेगी तो वो अन्य चीजें खरीदेगा, अन्य चीजें खरीदेगा तो बाजार के अंदर जो पैसा है उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, और देश की जो जीडीपी है उसमें भी योगदान देगा। इसलिए भारत सरकार हर संभव कोशिश करती है कि इस सेक्टर से उस बेरोजगारी को, या वो अतिरिक्त जो लोग हैं उनको कोई ना कोई ऐसा कार्य दिया जाए। इसीलिए तो अपने देश के अंदर जो है वो सरकार अपने इस प्रकार की पॉलिसीज बनाती है, जैसे स्वदेशी के ऊपर जोर दिया जाता है, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी योजनाएं जो थी वो इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाई गई थी। तो ये था आपका छुपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और तीसरी है शिक्षित बेरोजगारी।
ये शिक्षित बेरोजगारी, ये बेरोजगारी आपको ग्रामीण मिलेगी और शिक्षित बेरोजगारी मिलेगी आपको शहरी क्षेत्र में। यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वेल स्किल्ड है, लेकिन भारत में वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से और उन वेल एजुकेटेड लोगों को सही स्थान नहीं मिल पाता है या अच्छे वेतन वाली नौकरी का अभाव होता है, तो वो विशेषकर शहरों में पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। या फिर ये जो मतलब अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो ये चले जाते हैं विदेशों के अंदर, इनको और ज्यादा वहां पर अच्छा पैकेज भी मिलता है और फिर हर आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो विदेश में जाए, इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि प्रतिभा पलायन। यानी कि जो फर्स्ट ब्रेन्स जो है इंडिया का, वो दूसरे देशों की जो कंपनी है उनको हायर कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अपने देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं हो पाया कि वो उन लोगों को इस प्रकार की सैलरी वगैरह है या अच्छे पद वगैरह है जो उनको प्रोवाइड कर सके, तो या वो फिर विदेशों के अंदर चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ये था अपना कि जो शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और परसेंट बेरोजगारी, ये अपने देश के अंदर एक प्रकार से हम कह सकते हैं बोझ बन जाता है, या फिर इसी वजह से जो है ना एक असंतोष की भावना पनपती है लोगों के अंदर, और उसी असंतोष की भावना जो है वो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी जो है वो अपने देश की या अपने देश की इकोनॉमी के लिए एक बोझ बन जाती है। तो ये था आपका लेसन, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने ये देखा इसके अंदर कि भाई कैसे इन्वेस्ट होगा, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, आर्थिक क्रियाएं क्या थी। तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर, ह्यूमन एज ए रिसोर्स मिलेगी और शिक्षित बेरोजगारी मिलेगी आपको शहरी क्षेत्र में। यानी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वेल स्किल्ड है, लेकिन भारत में वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से और उन वेल एजुकेटेड लोगों को सही स्थान नहीं मिल पाता है या अच्छे वेतन वाली नौकरी का अभाव होता है, तो वो विशेषकर शहरों में पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी। या फिर ये जो मतलब अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो ये चले जाते हैं विदेशों के अंदर, इनको और ज्यादा वहां पर अच्छा पैकेज भी मिलता है और फिर हर आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो विदेश में जाए, इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि प्रतिभा पलायन। यानी कि जो फर्स्ट ब्रेन्स जो है इंडिया का, वो दूसरे देशों की जो कंपनी है उनको हायर कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अपने देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं हो पाया कि वो उन लोगों को इस प्रकार की सैलरी वगैरह है या अच्छे पद वगैरह है जो उनको प्रोवाइड कर सके, तो या वो फिर विदेशों के अंदर चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो ये था अपना कि जो शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और परसेंट बेरोजगारी, ये अपने देश के अंदर एक प्रकार से हम कह सकते हैं बोझ बन जाता है, या फिर इसी वजह से जो है ना एक असंतोष की भावना पनपती है लोगों के अंदर, और उसी असंतोष की भावना जो है वो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी जो है वो अपने देश की या अपने देश की इकोनॉमी के लिए एक बोझ बन जाती है। तो ये था आपका लेसन, ह्यूमन एज ए रिसोर्स, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपने ये देखा इसके अंदर कि भाई कैसे इन्वेस्ट होगा, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, आर्थिक क्रियाएं क्या थी। तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर, ह्यूमन एज ए रिसोर्स।